गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। कल बाबर के बारे में पूरा अध्ययन कर लिए थे जबरदस्त तरीके से, हर एक बच्चे को समझ में आ गया था। तो बाबर के बारे में कोई डाउट नहीं है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को सॉरी बोलना चाहता कि आज मैं लेट हो गया। भाई साहब थोड़ा सा मुझे वर्क था तो मैं दौड़ते दौड़ते भाग कर आया, जिससे बच्चे की क्लास ना मिस हो। तो भाई साहब बस इतना मान लेना कि मुझे इस गलती के लिए आप माफ कर देना कि मैं लेट हो गया, माफी चाहता हूं। बट परेशान मत होना, मैं पूरा का पूरा पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सही बच्चे वीडियो को शेयर कर दे जबरदस्त तरीके से। चलिए, पूनम कुमारी, संतोष, अमृता, सागर, मोहित, ज्योति दुबे, पवन, शुभ संध्या, शुभ संध्या। बहुत बढ़िया, सब बास मेरे बच्चे, सब बास मेरे शेर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज पढ़ना है क्या? हुमायूं, और ऐसी चीजें जो हुमायूं के बारे में तुमने कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो क्लास को शुरू करते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि भाई साहब आज मैं ऑलरेडी लेट हूं। बाबर के बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं। ये क्या मामला? तो देखो नसरुद्दीन हुमायूं के बारे में भाई साहब, अब बात समझना बहुत ध्यान से। क्या समझोगे मेरे बच्चे? बाबर के बाद जो इनका, बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। जिनमें से हुमायूं जो आगे चल के मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। जो हुमायूं के बारे में पहले समझ लो, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ मतलब भाग्यशाली, लकी, ठीक है। अब बात समझना बहुत ध्यान से। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है। तो हुमायूं गद्दी पर कब बैठता है? तो याद रखिएगा, हुमायूं जो गद्दी पर बैठता है भाई साहब 1530 से 1540 तक। फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक। तो अब तुम्हारे मन में एक शंका आ रही होगी, एक डाउट आ रहा होगा, अरे मास्टर तुमने ये क्या कर दिया, बवाल काट दिया। बवाल मैंने नहीं काटा, बवाल इतिहास में ही कटा हुआ था। मतलब भाई साहब एकमात्र ऐसा बादशाह, मैंने बादशाह क्यों बोला? क्योंकि मुगलों में शासकों को बादशाह कहते हैं और दिल्ली सल्तनत में शासकों को सुल्तान कहते हैं। तो कहने का मतलब है भाई साहब एकमात्र ऐसा बादशाह जो गद्दी पर 2 बार बैठा। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा भाई साहब, डाउट यह आ रहा होगा कि जो समय 1540 से 1555 के बीच में गायब है, तो भाई साहब ये समय जो गायब है ये क्या हुआ? तो भाई साहब इसी बीच में दिल्ली सल्तनत पे मुगल जब आया, इस समय पे एक व्यक्ति नाम था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था सूरवंश। तो हुमायूं के बाद आप सूरवंश ही पढ़ोगे जबरदस्त तरीके से। बीच में टपक पड़ता है क्या? सूरवंश, जो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? वो स्थापित किया जाता भाई साहब शेर शाह सूरी के द्वारा। तो इस प्रकार पता चलता है हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 से 1540, 1555 से 1556। तो कहने का मतलब या अर्थात इसका सेंस आप समझो कि एक ऐसा मुगल बादशाह जिसका कार्यकाल इतिहास में 2 बार उल्लेखित है। कितने बार? 2 बार। एक बार भाई साहब 1530 से 1540, 1555 से 1556। इसके पीछे भी आप रीजन समझोगे, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या रीजन हुई, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो सब बच्चों से बताना चाहते भाई साहब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, वरना भाई साहब बवाल कट जाएगा। अच्छा, हिंदी की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई? सब बास मेरे बच्चा, ठीक है, सब बास मेरे बच्चा। चलिए भाई साहब हिंदी की क्लास तो समझ में आई, मैथ की क्लास में भी आओ। अंबुज सर आपके लिए 2 बार मेहनत कर रहे हैं। सुबह 11 बजे
ताबड़तोड़ हिंदी की क्लास जो पूरे यूट्यूब में ऐसी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद युवा विकास अधिकारी हैं। ठीक है, फिर शाम को 5:30, शाम को 5:30 पे मैथ की क्लास अंबु सर ले रहे हैं। तो आप लोग भाई साहब दोनों टाइम पे जुड़िए, अंबु सर की दोनों क्लासें अपने समय पर चालू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंटर कम चल, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ, बहुत बढ़िया। लूसेंट की साइंस की भी क्लास होगी, क्यों परेशान हो? साइंस की बाकी डेली क्लास प्लेटफॉर्म की चलती है सुबह 9 बजे। ठीक है, अब तो फिनिक्स एकेडमी तुम्हारे लिए इतना कर रही है भाई साहब, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ये वाला हाल है, तुम पढ़ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा कर रही है भाई साहब। ठीक है, चलिए, फिर बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब हुमायूं के बारे में देखते हैं। बाबर का पुत्र था, बाबर को बहुत ही प्रिय पुत्र था। ये दिल्ली की जागीर, दिल्ली की सल्तनत इसको बाबर दे देता है। क्लियर है? शाब्दिक अर्थ इसका भाग्यशाली होता है। और हुमायूं का जो है युद्ध से ही शुरुआत हो जाती है, युद्ध से ही शुरुआत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है 1532 ईस्वी में एक युद्ध होता है भाई साहब, जिसको कहते हैं देवारा का युद्ध। क्या बोलते हैं? देवारा का युद्ध। और याद रखिएगा, जो 1532 ईस्वी में देवारा का युद्ध होता है, वो भाई साहब उसमें किसके किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा, एक होता भाई साहब हुमायूं एक तरफ होते हैं, एक तरफ होते हैं भाई साहब अफगान, एक तरफ होते हुमायूं, एक तरफ होते हैं अफगान। जिसमें जीतता कौन है? हुमायूं। हारता कौन है? अफगान। तो इस प्रकार देवारा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा लड़ा गया, जिसमें अफगानों को पराजित भी किया गया। क्लियर है? चलिए, पढ़ाकू विद्यार्थी गुरुजी को उन्नाव के छोटे से कस्बे और राज से दंडवत प्रणाम। बेटा, आपका प्रणाम हमने स्वीकार कर लिया, बस इतनी ख्वाहिश है, इतनी भी इच्छा है, जितने भी अगर तुम उन्नाव के विद्यार्थी हो, तुम अगर अभी भी, मुझे पता है एक सच्चाई बता दूं, जो हमारा यूट्यूब पे एनालिटिकल सेशन आया है उन्नाव पे, ये मान लीजिएगा 60% ऑडियंस उन्नाव की है, बट वो पता है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो पढ़ते हैं दूसरी कोचिंग में, वो पढ़ते हैं दूसरी कोचिंग में। अब भाई साहब पढ़ते हैं, वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे आप पढ़ तो रहे हो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? ईगो की आ रही है। कोई हमारे बराबर होगा, कोई हमसे छोटा होगा, कोई हमसे बड़ा होगा, तो भाई साहब वो सोच रहा है यार ये उन्नाव का मास्टर पढ़ाता तो अच्छा है, लेकिन यार फालतू का सब्सक्राइब कर देंगे तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, और जिस कोचिंग पढ़ता है उसकी वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप जिससे पढ़ रहे हो, ABCD भी सीख रहे हो, इनफ है। टीचर है तो टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीख लो। ये एक बार नहीं भाई साहब, 1000 बार ये मैटर हुआ है। ठीक है, हमने एनालिटिक्स सेशन चेक किया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो बाकी जो उन्नाव के बच्चे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि भाई साहब कौन सब्सक्राइब किए, कौन नहीं किए, सर झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। चलिए, अब बात समझना। 1532 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है भाई साहब चुनार का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? चुनार का युद्ध। और याद रखिएगा, ये जो चुनार का युद्ध है, ये किसके किसके बीच हुआ? ये भाई साहब हुआ किसके किसके बीच? एक तरफ थे हुमायूं और एक तरफ थे भाई साहब शेर खां। एक तरफ थे हुमायूं और एक तरफ थे भाई साहब शेर खां। क्लियर है? चलिए, तो हुमायूं और शेर खां थे। अब इस बवाल में क्या हुआ, पहले बात समझना बहुत ध्यान से, मजा आ जाएगा। इस बवाल में या इस युद्ध में जीत गया हुमायूं ही जीत गया, हुमायूं ही जीत गया।
ठीक है, फिर आगे बात समझना भाई साहब बहुत प्यार से। हुमायूं जब इस युद्ध में जीत गया तो मामला हुआ क्या, हुमायूं भाई साहब बहुत ही ज्यादा ही दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता, बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था। मतलब इतना दिमाग नहीं लगाता था। तो क्या हुआ, संधि हो गई, हुमायूं ने इसको छोड़ दिया। तो इसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था भाई साहब कुतुब खां। कुतुब खां। तो एक पेपर में प्रश्न आता है, कौन से युद्ध के बाद हुमायूं ने शेर खां के बेटे को अपने पास गिरवी रख लिया था? तो उस युद्ध का नाम है 1532 में चुनार का युद्ध। चुनार का युद्ध ऐसा युद्ध हुआ जिसमें शेर खां के बेटे कुतुब खां को हुमायूं ने युद्ध में हराने के बाद अपने पास गिरवी रख लिया। तो भाई साहब पेपर में बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कुतुब खां गिरवी रख जाता है किसके पास? हुमायूं के पास गिरवी में रखा जाता है। क्लियर है? तो इतनी बात भाई साहब दिलो दिमाग में उतर रही होगी। 1532 ईस्वी में चुनार का युद्ध हुमायूं प्लस शेर खां के बीच होता है। शेर खां का पुत्र जिसका नाम है कुतुब खां, भाई साहब कुतुब खां को एक प्रकार से क्या कर दिया जाता है, गिरवी रख दिया जाता है। हुमायूं अपने पास गिरवी रख लेता है और शेर खां को छोड़ देता है। शेर खां को छोड़ देता है। तो जब शेर खां को छोड़ देता है तो भाई साहब इस प्रकार हुमायूं शेर खां को मारता नहीं है। तो इसीलिए पेपर में प्रश्न बनता है, क्या बनता है, अवसर का लाभ ना उठा पाने वाला बादशाह। तो अवसर का लाभ ना उठा पाने वाला बादशाह किसे कहते हैं? वो कहते हैं हुमायूं को। तो आज पता चल गया होगा भाई साहब कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो भाई साहब अवसर का लाभ नहीं उठाया समय रहते हुए। तो वो उस बादशाह का नाम था हुमायूं, क्योंकि हुमायूं का अर्थ था भाग्यशाली। लेकिन भाग्यशाली अर्थ से कुछ नहीं होता, कर्म तो करने पड़ेंगे आपको। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखो, देख ज्यादा रहे हो, लाइक करने में शर्म आ रही है भाई। 45वीं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ में स्टैटिक पॉलिटी अलग, टोटल 60 प्लस क्लासें होगी फ्री में। अभी भी अगर तुम्हें शर्म लगता है भाई साहब ये मास्टर ऐसा ही है, 0 लेवल का है, तो भाई साहब तुम शेयर मत करना। अगर तुम्हें लगता है भाई साहब शेयर करने लायक है तब कर देना, तब कर देना, वरना कोई नाराजगी नहीं, कोई भाई साहब बात नहीं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई हर एक बच्चे को? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब बात समझना बहुत ध्यान से, जबरदस्त तुम्हें बताएंगे भाई साहब होता क्या है। अगले उसमें बताते हैं, स्लाइड में बढ़िया है ना, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी चौसा भी, आम भी खिलाते हैं तुमको, चौसा, और बहुत बढ़िया तरीके से तुमको एक एक चीज भी बताते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चा, मेरे बच्चे, शाबाश। स्नेह कुमार ज्वाला, हाउ वेयर द हिमालयन रेंज फॉर्म, द हिमालयन माउंटेन रेंज प्लेटो है फाउंड इन एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिशन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड। ये हमको स्नेह कुमार ज्वाला जो है ना, लग रहा भाई पीएचडी कर रहा है, पता नहीं ये कहां छोटी मोटी क्लास में आ गया है। पढ़ा रहा हमें हिस्ट्री, खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर, अपने आप का एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई साहब मैं ये हूं, और ये ऐसे ही दिखाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बात करते भाई साहब, बहुत ध्यान समझना, मजा आ जाएगा। शेर खां
ये शेर खां कहां पर भाई साहब स्थित था? बिहार में, ठीक है। और यहां पे स्थित था जिसका नाम है, एक बार बंगाल गया हुआ था, बंगाल गया हुआ था कौन? बंगाल में स्थित था हुमायूं, हुमायूं गया था। अब मैटर क्या हुआ भाई साहब, बंगाल और बिहार के बीच रास्ते में शेर खां ने सेना लगा दी, शेर खां ने सेना लगा दी। और जब सेना लगा दी, हुमायूं तो अपना बंगाल में आराम से आराम फरमा रहा था। उसे क्या पता था भाई साहब, उसी बीच में हुमायूं ने बंगाल का एक नाम भी चेंज करके रख दिया था, जो पेपर में पूछा जाता है। हुमायूं द्वारा बंगाल का चेंज किया गया नाम बताओ, तो याद रखिएगा जन्नताबाद। जन्नताबाद भाई साहब, जन्नताबाद किसका नाम बदल के रखा गया? तो बंगाल का नाम बदल के जन्नताबाद रखा गया। और किसने रखा? हुमायूं ने रखा। एक बार जब हुमायूं बंगाल में था और शेर खां बिहार में था, इधर बीच में भाई साहब बंगाल बिहार के बीच में सेना लगा दी। सेना किसके द्वारा लगा दी गई? शेर खां के द्वारा। अब क्या हुआ, सेना इधर भी खड़ी, सेना इधर भी खड़ी, हम ऐसे ताक रहे हैं, अरे युद्ध को करो, तभी तो सेना का यूज होगा। ना इधर से ये युद्ध छेड़ रहे हैं, ना उधर से ये युद्ध छेड़ रहे हैं। मामला क्या हुआ, शेर खां बस सेना लगाए पड़ा। बरसात का मौसम आया, सबको पता है बंगाल की तरफ डेल्टा बनता है, तराई वाला इलाका है। तो जब तराई वाला इलाका है तो भाई साहब शेर खां केवल बरसात के मौसम का इंतजार करता रहा। और आपको पता होना चाहिए भारत में मानसून सबसे पहले भाई साहब कहां पर आता है? केरल में आता है। कब आता है? जून के पहले सप्ताह में। जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। ये अरब सागर से और ये बंगाल की खाड़ी से शाखा उठ के बंगाल में होता है मानसून। और जब मानसून गिरता है, मिट्टी बहती है भाई साहब, तराई बहती है। तो जब तराई बहती है भाई साहब, तराई बहती है, तो शेर खां इंतजार कर रहा था कि सिर्फ उस समय का जून का महीना आया भाई, आया जून, आया जून का महीना आया। सन था 1539। भाई साहब इस साइड बारिश हुई और तराई का इलाका था, पानी इधर भर गया। तो जब पानी इधर भर गया तो इधर वाली सेना भाई साहब पीछे मुड़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से जून 1539 में आखिरकार हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध होता है। कौन सी जगह पे? तो बिहार में एक स्थान पड़ता है चौसा। वो चौसा नहीं जो तुम लोग आम के प्रजाति के रूप में उसको चूसा करते हो, ये चौसा एक स्थान है। और ये चौसा स्थान कहां पर है? ये चौसा स्थान भाई साहब बिहार में है। बिहार की धरती में चौसा स्थित है। और जून 1539 में हुमायूं प्लस शेर खां के बीच में भिड़ंत हो जाती है, जो युद्ध फेमस है चौसा का युद्ध। कब हुआ? जून 1539 चौसा का युद्ध बिहार में स्थित है, जिसमें भाई साहब हुमायूं बिल्कुल हार की कगार पर होता है। लेकिन जो हुमायूं होता है भाई साहब क्या करता है? अपनी जान बचाने के लिए ये जो नदी होती है, इस नदी में कूद जाता है। जान बचाने के लिए इस नदी में क्या करता है? कूद जाता है। और जब नदी में कूद जाता है तो इससे शेर खां को लगता है ये हुमायूं जो है कूद गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। बात भाई साहब ये लगता है, क्या लगता है कि भाई साहब इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन फिर याद रखना, एक वहीं पे व्यक्ति निकलता है जो इस नदी में कूदने की वजह से हुमायूं की रक्षा करता है। और उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? उस व्यक्ति का नाम होता है निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया आयोग के माध्यम से, हुमायूं जब नदी में कूदा तो उसकी जान किसने बचाई? निजाम भिस्ती ने बचाई थी।
निजाम भिस्ती ने बचाई थी। और फिर किसी तरह जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ने के बाद हुमायूं पहुंचता है कहां पे, जान तो बची गई मेरे शेर, पहुंचता है अपनी दिल्ली में। और दिल्ली में जब पहुंचता है ना भाई साहब, क्या होता है, दिल्ली में तो पहुंच गया लेकिन उसकी वजह से एक नुकसान हो गया। नुकसान पता क्या हो गया? शेर खां इसी युद्ध के बाद खां शब्द हटा देता है, खां शब्द हटा देता है। अब उसका नाम पड़ जाता है शेर शाह सूरी। तो पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब शेर शाह सूरी जो नाम पड़ा वो किस युद्ध के बाद पड़ा? तो शेर शाह सूरी जो नाम पड़ा वो भाई साहब चौसा का युद्ध पड़ा, जो आम चूसे गए थे उस युद्ध के बाद से शेर खां का नाम पड़ गया शेर शाह सूरी। ये भी प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। और हुमायूं की नदी में गिरने की वजह से उसकी जान किसने बचाई? निजाम भिस्ती। और निजाम भिस्ती का उसने एहसान इतना माना कि पेपर में प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भाई साहब हुमायूं ने किसे एक दिन के लिए गद्दी दी थी, गद्दी पर बादशाह बनाया था। तो पेपर में तुम्हारा प्रश्न तैयार हो गया एग्जामिनर की, तुम वाट लगा दोगे कि भाई साहब निजाम भिस्ती नामक व्यक्ति को हुमायूं ने एक दिन के लिए गद्दी प्रदान की थी। एक दिन के लिए भाई साहब गद्दी प्रदान की थी। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें मिला हो, समझ में आया हो, चौसा का युद्ध समझ में आ गया हो, तो एक बार कमेंट तो बनता है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लानत है तुम पे, पढ़ोगे यहीं पे और दोगलेपना करते हो भाई साहब। न सब्सक्राइब करोगे चैनल, न लाइक करोगे। और सबसे बड़ी बात बता दें, बाहर का बच्चा होगा वो सपोर्ट करेगा, वो लाइक करेगा, वो शेयर करेगा, लेकिन उन्नाव के बच्चे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब उनके अपने जन्मभूमि से प्यार नहीं है, उनको तो अपने स्वार्थ से प्यार है कि हमारा स्वार्थ निकल गया, अच्छी बात है। लेकिन उन्नाव में किसी भी कंपटीशन कोचिंग का बड़े स्तर पे नाम ना हो, जो जाके बड़े बड़े शहरों में भाई साहब टक्कर देने के काबिल बन पाए, लेकिन उन्नाव का बच्चा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सबसे ज्यादा दुश्मन तो अपनों में होती हैं, बाहर तो फिर भी भाई साहब दोस्त होते हैं। सच्चाई है, बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है, बर्दाश्त करना। चलिए फटाक से बता दो भाई साहब, समझ में आ गया? चौसा का युद्ध जीवन में अगर भूल गए ना आप, तो भाई साहब आम खाना छोड़ देना, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बिल्कुल सभी बच्चों को बताना चाहते हैं भाई साहब, जो बच्चे त्रिशूल बैच से जुड़ना चाहते हैं। किस बैच से? त्रिशूल बैच से। भाई साहब बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, आराम से 7007712108 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आप सबको बता दूं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज बता दे भाई साहब, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फाउंडेशन बैच। कौन सा बैच? फाउंडेशन बैच, ठीक है? तो जो फाउंडेशन बैच भाई साहब दिख रहा है आपको ना, 2200 रुपए का मैथ और जीएस का सरप्राइज है, बहुत बड़ा। क्या है भाई साहब? 2200 रुपए में जो आपको मैथ और जीएस मिलती थी, मतलब त्रिशूल बैच की जीएस और सुदर्शन बैच की मैथ, अब एक सब्जेक्ट इसी में आपको 2200 रुपए में ही मिलेगा। क्या? हिंदी। क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आई कि सर हम आपके फाउंडेशन बैच से मैथ और जीएस तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा यूपीएसआई लगा, मेरा एसएससी जीडी लगा है, मेरा भाई साहब पेट लगा है, उसमें हिंदी भी पूछी जा रही। तो मैंने कहा तुम घबराते क्यों हो भाई साहब, हम फाउंडेशन बैच में हिंदी का पूरा कोर्स फ्री करा देते हैं। तो फाउंडेशन बैच में उतने ही शुल्क में हिंदी पूरी की पूरी अवेलेबल, और जो बच्चे ज्वाइन हो चुके उनका भी पूरा अवेलेबल रहेगा। अगर और एक शर्त है भाई साहब,
ये शर्त ये है कि ये सिर्फ भाई साहब जो सरप्राइज रहेगा ये 20 जून तक रहेगा। जो बच्चे भाई साहब अगर इसमें एनरोल होते हैं 20 जून तक का, तो मैथ जीएस के साथ वो हिंदी का पैकेज पा जाएंगे। ठीक है, फ्री का बिल्कुल पैकेज है। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके भाई साहब इस पैकेज को पा सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं अगर तुमको समझ में आए, मैथ जीएस हिंदी हर एग्जाम की जड़ होती है। यूपी का सारा एग्जाम क्लियर, एसएससी जीडी क्लियर, और बहुत ही जल्द कॉम्बो बैच में अगर पहल रहेगी, बच्चे कहेंगे तो इंग्लिश का कोर्स भी इतने ही रुपए में प्रोवाइड करा दूंगा, इतने ही रुपए में इंग्लिश का भी कोर्स दे दूंगा। कहने का मतलब हमारा फाउंडेशन बैच, मतलब एक बार बच्चा फाउंडेशन पढ़ेगा, दिमाग ना उसका हिल जाए तो बताना, वो सेलेक्ट ना हो जाए तो बता देना भाई साहब। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, जबरदस्त। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को भाई साहब कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, और गूगल प्ले स्टोर पे स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। अगला युद्ध लड़ेगा मई 1540 में, जो भाई साहब होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। सीजीएल के लिए भी जीएस है यार, कोई भी एग्जाम हो भाई साहब सबके लिए जीएस है, याद रखिएगा। और जो बच्चे कॉम्बो बैच में जुड़े, फाउंडेशन बैच में, वो ये समझो हिंदी उनको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, चलो, और बहुत बेहतरीन हिंदी, करीब 110 वीडियो, 110 वीडियो, सब एक एक घंटे के ऊपर, जबरदस्त तरीके से भाई पढ़वाएंगे, फुल प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो, फिर बात करते आगे की तरफ। हमने पढ़ लिया चौसा के युद्ध, अब टाइम आता है मई 1540, और मई 1540 में भाई साहब एक युद्ध होता है जिसका नाम होगा बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होगा भाई साहब? 1540 ईस्वी में। क्लियर है? अब बात बहुत ध्यान समझना, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होता है? मई 1540 में। यह किसके किसके बीच होगा भाई साहब? देखो, चौसा की युद्ध की वजह से हुमायूं बंगाल और बिहार वाले इलाके तो क्या कर चुका था, हुमायूं जो था बंगाल और बिहार वाले इलाके पूरी तरह गंवा चुका था। अब ये बिलग्राम और कन्नौज ये पड़ता कहां, सबको पता है, यूपी में। फिर याद रखिएगा बहुत ध्यान से, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी के मध्य 1540 में युद्ध होता, जिसमें भाई साहब क्या होता है, अब शेरशाह सूरी युद्ध इसलिए लड़ता है क्योंकि शेरशाह सूरी बंगाल और बिहार को कब्जे में ले चुका था, लेकिन उसको भाई साहब अपने कब्जे में पूरा का पूरा लेना था। किसको? उसको भाई साहब लेना था दिल्ली सल्तनत को। तो दिल्ली सल्तनत को भाई साहब लेने के लिए इस युद्ध का लड़ना शेरशाह के लिए बहुत जरूरी था, शेरशाह का भाई साहब बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए फिर बात समझना बहुत ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, हां, अब इस युद्ध में कौन जीतेगा भाई साहब? शेरशाह सूरी जीतेगा। और जब शेरशाह सूरी जीतेगा तो अब क्या होगा, हुमायूं भाई साहब, हुमायूं की दिल्ली की भी गद्दी छिन जाती है और अब हुमायूं भागना स्टार्ट करता। हुमायूं भाग के कहां जाता है तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से, राजस्थान, जहां पे रेतीला इलाका है। तो राजस्थान पहुंचता है कौन? हुमायूं।
हुमायूं जो है कहां पहुंच जाता है, राजस्थान पहुंच जाता है। और याद रखिएगा राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, जो रेतीला इलाका है, वहां पर हुमायूं जाकर भाग जाता है, क्योंकि इसकी दिल्ली की गद्दी छीन चुकी होती। और वहां पर क्या होता है, राजस्थान में भाई साहब एक राजा थे जिनका नाम था बीरसाल। राजस्थान के राजा बीरसाल की रियासत में जाकर छिप जाता, बीरसाल की रियासत में जाकर छिप जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब भाई साहब टाइम आता है 1540 में तो भाग गया हारने के बाद। उसके बाद भाई साहब टाइम आता है, वो टाइम जो आता है वो आएगा भाई साहब 1541 में। 1541 ईस्वी में भाई साहब टाइम आता है। तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से, राजा बीरसाल के पास हुमायूं भागकर चला जाता है, भागकर चला जाता है। अब बीरसाल किसके पास ले जाते हैं, बीरसाल भाई साहब ले जाते हैं किसके पास, क्योंकि हुमायूं को अपनी गद्दी चाहिए थी, दिल्ली सल्तनत वाली। तो जब गद्दी चाहिए थी हुमायूं को, तो भाई साहब उसके लिए वो सारे प्रयास करता है। तो होता क्या है, बीरसाल हुमायूं को लेकर का, बीरसाल बात करता है किससे, बीरसाल बात करता है भाई साहब किससे, हिंदाल के गुरु, जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, हिंदाल के गुरु अकबर जामी से, अकबर जामी से, अकबर जामी से बात करते हैं कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत के राजा हैं, इनकी गद्दी छिन चुकी है, इनको गद्दी वापस चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फारस, फारस ये एक तरह से कह सकते हैं ईरान, ईरान का जो शासक था तहमास, ईरान का जो शासक था जिसका नाम था भाई साहब तहमास, तो उसकी मदद बहुत ज्यादा जरूरी थी। ईरान का शासक, चाहे ईरान कह लो चाहे फारस कह लो, उसका शासक कौन हुआ, उसका शासक भाई साहब प्रेजेंट टाइम में था तहमास। उसका शासक प्रेजेंट टाइम में था जिसका नाम था तहमास। कहां का, ईरान का। तो ईरान का शासक जो तहमास था, इसकी मदद बहुत चाहिए थी। क्यों, क्योंकि भाई साहब हुमायूं को पुनः दिल्ली सल्तनत की गद्दी वापस चाहिए थी, वापस चाहिए थी। तो इसके लिए जो हिंदाल के गुरु अकबर जामी का परिचय था, अकबर जामी का परिचय था किससे था, तहमास से। लेकिन भाई साहब कोई फ्री फंड काम थोड़े करता है, हर आदमी फ्री में काम करेगा, सुना भी देता है, तो कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करेगा। इतना याद रखना भाई साहब, अकबर जामी एक प्रकार से तहमास से परिचय तो करवाएंगे हुमायूं का, लेकिन अकबर जामी ने एक शर्त रख दी, इसके लिए आपको हमारी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। तो अकबर जामी की पुत्री का नाम था भाई साहब हमीदा बानो बेगम। अकबर जामी की पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। और याद रखना हमीदा बानो बेगम और हुमायूं के बीच में अब यहां पे शादी हो गई, और शादी जो जिस वर्ष हुई उस वर्ष का नाम था 1541 ईस्वी। ठीक है, विवाह संपन्न हुआ, वर वधू को आशीर्वाद दो। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब सबको पता होगा हमीदा बानो बेगम के गर्भ में भाई साहब के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई 1542 ईस्वी में, और 1542 ईस्वी में उस पुत्र का नाम भाई साहब था, आप सबको पता होगा, अकबर। अकबर अकबर जो आके तहलका काट देगा, जो आके कहलता भाई साहब काट देगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी कि 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से इनका निकाह होता है, विवाह होता है। अकबर जामी की पुत्री थी, और 1542 ईस्वी में भाई साहब अकबर का जन्म होता है। और अकबर का जन्म सबको पता होना चाहिए कहां पर होता है, उस जगह का नाम था भाई साहब अमरकोट। अमरकोट
और भाई साहब वो जगह किसकी थी? रही राजा, यही राजा बीरसाल, यही राजा बीरसाल। ठीक है, चलिए, बीरसाल की रियासत में इनका जन्म हुआ था अकबर का। चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे आगे, अब बात करेंगे आगे। अच्छा, बहुत बच्चे लूसेंट ओपन करके बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे के तोते उड़ रहे होंगे, हवाइयां उड़ रही होंगी। अरे मास्टर कहां से पढ़ा रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा लूसेंट में, है ना? चलिए, आदित्य चौधरी क्या कह रहे बेटा? दिन रात लगे हुए थे ना। बदतमीज हो, बदतमीज हो, अपने मां बाप से जाके संस्कार सीखो। ठीक है, अपने मां बाप से जाके संस्कार सीखो। अगर किसी बच्चे की जन्म होती है भाई साहब 9 महीने लगते हैं, ठीक है, और यहां पे 1 साल की गैपिंग है। इतना ही शौक है ना, जाओ एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ। इतिहास पढ़ रहा है तो यहां बायोलॉजी की बात कर रहा है, बदतमीज कहीं का। बेवकूफ है। दिमाग में जब भरा है खुरापात, जीवन में कहां आगे बढ़ोगे? वहीं टिके और टुके रहोगे। टाइम वेस्ट करा रहे हो, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, सब बस। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमको नहीं जरूरत है इतना डिटेल में पढ़ाने की। तुम चपरासी बनो या क्लर्क बनो, मुझसे मतलब नहीं है। जरूरी नहीं कि तुमको पीसीएस बनाए, उतना पढ़ो जितना जरूरी है, क्योंकि काबिल ज्यादा हो ना तुम लोग। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। पंद्रह सौ 44 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शासक तहमास की शरण में चला गया, की शरण में चला गया। एवं अपनी नई सेना बनाई, एवं अपनी नई सेना बनाई। किसने? हुमायूं ने। फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर हुआ ये कि 1544 ईस्वी में हुमायूं जो है तहमास की शरण में चला गया तथा अपनी नई सेना बनाई। उसके बाद जब भारत पे ये आक्रमण मारता है दोबारा, तो 1555 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या नाम है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? हुमायूं प्लस महमूद लोदी के बीच में। हुमायूं प्लस महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था।
इसमें कौन जीत जाता भाई साहब? हुमायूं जीत जाता। ठीक है, फिर भाई साहब 1555 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं भाई साहब सरहिंद का युद्ध। क्या होता है? सरहिंदी का युद्ध। और सरहिंदी का युद्ध किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा, हुमायूं प्लस सिकंदर सूर के बीच में, जो शेरशाह सूरी का वंशज था। जीत कौन जाता भाई साहब? हुमायूं। तो इस प्रकार भाई साहब क्या होता है? इस प्रकार होता है ये कि आराम से सरहिंदी का युद्ध से हुमायूं जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी वापस पा लेता है, जिसके बाद वो दिल्ली सल्तनत पे बैठ जाता है। कौन? हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी, दीन पनाह नामक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और जो हुमायूं था वो 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा जो हुमायूं का मकबरा है वो 4 बाग शैली का प्रथम उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली का प्रथम उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, तो साथियों इस प्रकार आज की क्लास पूरी एंड होती है यहीं पे। ठीक है, पूरा हुमायूं खत्म हो गया। अब कल बात करेंगे आगे अकबर की तरफ शाम को 7 बजे। ठीक है, तो सभी साथी अपना ख्याल रखें और जैसा वो पढ़ते रहो। अब भाई साहब ऊपरी मामला चलेगा, जो लूसेंट में लाइनें छपी हैं, लूसेंट में वो चलेगा। ठीक है, जो लूसेंट में लाइनें छपी हैं उनको डिस्क्राइब कर दूंगा बस। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आप भाई साहब अलग ही लेवल के हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं भाई साहब अब आपसे विदा लेते हैं। मिलूंगा मैं आपको कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।